गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कमेंट्स करिए। मज़े में रहिए, बढ़िया से रहिए। बाकी दीपावली कैसी बीती? आशा करता हूँ अच्छा ही बीती होगी। आज की क्लास बड़ी यूज़फुल होने वाली है। यूज़फुल तो मेरी सारी क्लास बनाने का मैं प्रयास करता हूँ कि सारी क्लास आपके लिए यूज़फुल ही साबित हो। फिलहाल आज का वीडियो जो है 2-4 दिन थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक लगातार वीडियोज़ जाते रहेंगे। और कुछ छात्रों की मांग थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर वीडियो उनको चाहिए था। तो मैंने कुछ आईएमपी चैप्टर्स उठाए हुए हैं, जिसमें मैंने धातु और अधातुओं के बारे में, उनके अयस्क के बारे में और उनसे जो आईएमपी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है, या उनका क्या प्रयोग है, अनुप्रयोग है, इस पर इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। आज का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम धातुओं और कुछ मुख्य अधातुओं पर ही चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी जो धातु होगी, कुछ स्पेशल धातुएं हैं। 8-10 धातु और अधातुओं पर चर्चा आज कर लेंगे। 3 वीडियो इस पे जाएगा, ठीक है। सेकंड वीडियो में अब चलते हैं हम लोग। एक आईएमपी धातु है सोना, गोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सोने का मुख्य अयस्क कौन सा अयस्क है। तो इसका अयस्क की अगर बात करें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से सोने का अयस्क क्या है, या कौन कौन से अयस्क अयस्क इसके होते हैं। तो एक है इसका कैल्वेराइट। कैल्वेराइट सोने का अयस्क है, और सिल्वेनाइट। ये 2 अयस्क हैं सोने के। तो यहां से क्वेश्चन आता है, तो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट को आप याद करके रखोगे कि ये सोने का अयस्क है, इनसे सोने की प्राप्ति होती है। बाकी सोने के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो सोना सोने से मुख्य रूप से आभूषणों का निर्माण किया जाता है। आभूषणों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये चीज तो सभी लोगों को पता है, लेकिन एक चीज हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है कि शुद्ध सोने से किसी भी आभूषण का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि धातुओं में सर्वाधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु क्या है? सोना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यह सबसे अधिक तन्य, ठीक है, इसमें सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, नम्य होती है। और तीसरा फैक्ट जो इससे है, आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी, ये 3 गुण इसमें पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन जाएगा सोना है। सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन जाएगा सोना है। इसके बाद चांदी का स्थान आता है। चांदी वाले में हमने पढ़ा दिया। अगर शुद्ध सोने की बात करें, शुद्ध सोना जिसका आभूषण बनाया जाता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसमें इसकी कठोरता के लिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सोने की कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, कठोरता के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। इसमें तांबा मिलाया जाता है, ये चीज आईएमपी है। तो जैसे मान लीजिए 24 कैरेट का सोना है, तो उसमें 24 कैरेट सोने का अगर आप आभूषण बनवा रहे हैं तो उसमें 22 कैरेट सोना होगा, और बाकी 2% जो बच रहा है वो तांबा होगा। तो ये चीज आपको याद करके रखनी है, ठीक है। बाकी सोना की अगर बात करें तो ये इसका संक्षारण नहीं होता है। कहने का मतलब सोने का संक्षारण नहीं होता है। यह केवल अम्ल राज में घुलता है। यह केवल अम्लराज अम्लराज में
ठीक है। तो सोने से ये सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। सोने का अयस्क क्या है? कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट है। सोने से आभूषण वगैरह को छोड़िए, यह सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनी धातु है। इसके बाद चांदी का स्थान आता है। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। एक कैरेट क्या होता है? सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है? ये भी क्वेश्चन आता है। सोने की शुद्धता की माप कैरेट में की जाती है। सोने की शुद्धता की माप पूछे भैया किसमें करी जाती है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि कैरेट में करी जाती है। और सोने की कठोरता के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है तांबा मिलाया जाता है। और यह केवल अम्लराज में घुलता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, आयरन पायराइट्स को आयरन पायराइट्स आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। बेवकूफों का सोना कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। इस वाली चीज को भी आपको याद करके रखना है कि झूठा सोना और बेवकूफों का सोना किसको कहा जाता है, तो आयरन पायराइट्स को। ठीक है। आपके ऑप्शन में आयरन पायराइट्स भी हो सकता है या केवल पायराइट्स हो सकता है, जो भी रहे आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, सोने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण धातु है हमारी लोहा। ठीक है, लोहा। अब लोहा से कई क्वेश्चन बन करके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसके मेनली अयस्क कौन कौन से हैं। तो अयस्क की अगर हम बात करें, तो अयस्क में मेनली इसकी प्राप्ति कई प्रकार के अयस्कों से होती है, जिसमें से एक है हेमेटाइट। हेमेटाइट सोने का अयस्क, अरे सॉरी, लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, और है लियोनाइट। ठीक है, ये सोने के अयस्क हैं। सोने के अयस्क कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग। पहला है, एक है हेमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट है, एक है सीडेराइट है, और एक लियोनाइट है। और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से सोने का अयस्क कौन सा नहीं है। जब आपको इन 4 अयस्कों के बारे में पता रहेगा, तो आप 5वां ऑप्शन आराम से क्लियर से कर सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए कि ये जो हेमेटाइट अयस्क है, ये इस अयस्क से सर्वाधिक शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। शुद्ध लोहा, ठीक है, पहले नंबर पे आता है। हेमेटाइट अयस्क से शुद्ध लोहा, एकदम शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क से इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका आता है, मैग्नेटाइट अयस्क का आता है। अगर बात किया जाए, तो हम अगर पूरे विश्व की ही बात करें या भारत की बात करें, चाहे पूरे विश्व की बात करें, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति से, मैग्नेटाइट अयस्क से ही लोहे की प्राप्ति की जाती है। बाकी सीडेराइट और लियोनाइट से कम लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्धता के मामले में, पृथ्वी पर उपलब्धता के मामले में लोहे का दूसरा स्थान है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले धातु या तत्व में इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, इसके बाद लोहा आता है। ठीक है, इसके बाद, तो इसलिए ये उपलब्धता के मामले में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लोहे के कई प्रकार होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें, तो लोहे के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 2-3 प्रकारों पर चर्चा करना हमारे लिए अति आवश्यक है, जहां से क्वेश्चन आता रहता है। तो पहला प्रकार हम लोग देखेंगे, ढलवा लोहा। पहला प्रकार कौन सा है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा की विशेषता क्या है कि यह सबसे निम्न कोटि का लोहा है। ठीक है, सबसे निम्न कोटि का। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन जाता है सबसे निम्न कोटि का जो लोहा होता है वो ढलवा लोहा होता है। ठीक है, या कहें सबसे घटिया, लोहे की सबसे घटिया किस्म कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि ढलवा लोहा होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि ये कठोर होता है, क्षणभंगुर होता है,
क्षणभंगुर, कठोर होता है, क्षणभंगुर होता है। इससे अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। इससे मेनली अस्थायी चुंबक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक के निर्माण में। ठीक है, लेकिन लोहे की इस किस्म से, ढलवा लोहे की किस्म से वेल्डिंग संभव नहीं है। इससे वेल्डिंग संभव नहीं, या हम कह सकते हैं कि इससे वेल्डिंग नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ये ढलवा लोहा है। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे इस सबसे मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो यही बना हुआ है कि सबसे घटिया किस्म का लोहा या सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा है। तो आपका ऑप्शन जाता है सबसे घटिया या निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है, ढलवा लोहा होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आते हैं लोहे की दूसरी किस्म पर। ठीक है, मिटाने के बाद आगे बढ़ेंगे। ढलवा लोहा के बाद लोहे के दूसरे प्रकार पे चला जाए। देखिए, मैं 3 वीडियो में इस क्लास को पूरा कर दूंगा। धातु अधातु से जितने भी आईएमपी चैप्टर, आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहां से आपको क्लियर करवा दूंगा। एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं लोहे की दूसरी किस्म पर, जिसका नाम है पिटवा लोहा। दूसरी किस्म लोहे की क्या है, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। अब जैसे ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा था, उसी तरह से पिटवा लोहा सबसे उत्कृष्ट किस्म का है। सबसे बढ़िया कह सकते हैं, सबसे उत्कृष्ट या उत्तम किस्म का या प्रकार का लोहा है, उत्तम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किया गया है कि लोहे का निम्न में से कौन सी किस्म जो है सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है या सबसे उत्कृष्ट है। तो आपका ऑप्शन जाता है पिटवा लोहा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसलिए है कि इसमें 98 से लेकर 99% तक आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो जिस लोहे की जिस किस्म में आयरन की मात्रा ज्यादा होगी वह सबसे उच्च कोटि का लोहा होगा। ढलवा लोहा में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं उठते हैं, लेकिन पिटवा लोहा से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो ये चीज हमको याद करके रखना है कि इसमें 98% से लेकर 99% तक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसलिए यह सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है। ठीक है, अब इसमें कार्बन की मात्रा भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है। इसमें कार्बन 0.1% से लेकर 0.25% तक पाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहां पे हम लोगों ने देखिए, इसको भी आपको याद करके रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। 0.1% से लेकर के 0.25% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें कार्बन की कमी होती है। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए सबसे उच्च कोटि का या उत्तम कोटि का लोहा यही होता है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका गलनांक और क्वथनांक कितना होता है। इसका गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्वथनांक 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पिटवा लोहा का
गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो ये चीज आपको याद करके रखना है कि इसका गलनांक जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक कितना होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहां ढलवा लोहा से हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाते थे, वहीं इससे वेल्डिंग संभव होती है। क्या इससे वेल्डिंग संभव है? यानी कि इस लोहे के इस प्रकार से पिटवा लोहा से वेल्डिंग करी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया। इसके बाद लोहे का एक प्रकार है, तीसरे पर आते हैं, इस्पात। अच्छा, इसमें इस्पात, इसमें कार्बन का प्रतिशत, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा। तो इसमें कार्बन की मात्रा लगभग पाई जाती है 0.025% से 1.5% तक। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये वाला परसेंटेज आपको याद करके रखना है, या एसएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नरम होता है, यह नरम प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब देखिए, यह नरम होता है और इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम पाई जा रही है। देख रहे हैं हम लोग, कार्बन की मात्रा 0.025% से 1.5% तक पाई जा रही है। इसलिए इससे कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, इससे विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है, विद्युत चुंबक का निर्माण। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करके रखनी है कि अगर पूछ दे कि भैया लोहे के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्रकार ऐसा है जिसमें जिससे विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा इस्पात, यानी स्टेनलेस स्टील। इससे विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ये फैक्ट इससे आईएमपी है। अब आगे चलते हैं, इस्पात के बाद चौथा लोहा का जो प्रकार है वो है मध्यम इस्पात, मध्यम इस्पात। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मध्यम इस्पात होता है उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यम इस्पात से मेनली जो है पुलों के गाटर, पुल आप लोग जानते ही होंगे, पुलों के गाटर, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी, रेल इंजन, रेल इंजन। बस इससे इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है कि जो मीडियम इस्पात, मीडियम स्टील होता है, मध्यम इस्पात होता है, उससे ही हम लोग किस चीज का निर्माण करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पुलों के गाटर के निर्माण में, ट्रेन की पटरी के निर्माण में और रेल इंजन के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, मीडियम इस्पात का या मिडिल इस्पात, मिडिल इस्पात का। ठीक है, स्टील का। ठीक, पांचवें प्रकार में अगर चला जाए तो ये है हमारा कठोर इस्पात, कठोर इस्पात। एक है हमारा छठवां मिश्र इस्पात, मिश्र इस्पात। अच्छा देखिए, अब यहां से मेनली जो है अगर हम बात करें, ये चीज
ये वाला पिटवा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और इसके बाद इस्पात, यहां से क्वेश्चन उठा है, मध्यम इस्पात यहां से क्वेश्चन उठा है। अब बाकी कठोर इस्पात और मिश्र इस्पात से भी क्वेश्चन उठे हुए हैं, लेकिन मिश्र इस्पात में कई चीजों का मिश्रण होता है, इस्पात में कई चीजों का मिश्रण किया जाता है, तो उसको हम आगे चलते हुए देखते चलते हैं कि निम्न में से किसके किसके मिश्रण से किसका मतलब इस्पात की किस प्रकार का निर्माण होता है। तो मेनली अगर पूछ दे कि भैया लोहे के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने कितने प्रकार पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6, मेनली यही 6 प्रकार हैं किसके, इस लोहे के। ठीक, लोहे के 6 प्रकारों में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ढलवा लोहा पे, पिटवा लोहा पे और इस्पात पे। ठीक है, बाकी एक मध्यम इस्पात हो गया, इस्पात को ही मतलब 3 भागों में बांट दिया गया, मीडियम इस्पात हो गया, एक कठोर हो गया और एक मिश्र इस्पात हो गया। मिश्र इस्पात से भी कई प्रकार के मतलब इसके भी कई प्रकार के प्रयोग हैं जो आगे चलते हुए हम लोग देखते चलेंगे। जैसे कि इसको मिटा करके अब हम कुछ लोहे के प्रयोग पे चलते हैं कि यहां से मतलब किस लोहे से किस चीज का निर्माण मेनली किया जाता है। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में उठा हुआ है, इसलिए उस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा। देखिए, शल्य क्रिया के उपकरण, यहां से क्वेश्चन किया गया है कि शल्य क्रिया के उपकरण किससे बनाए जाते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट जाता है शल्य क्रिया के उपकरण, शल्य क्रिया के उपकरण। सीधी सी बात है कि जो शल्य क्रिया जिससे ऑपरेशन सर्जरी करी जाती है उसके उपकरण लोहे के किस प्रकार से किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, और उसमें जो है जंग लगने की संभावना भी कम से कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि शल्य क्रिया के उपकरण किससे इस्पात की किस श्रेणी से बनाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है धब्बा रहित, धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील इस्पात या जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करके रखनी है कि शल्य क्रिया के उपकरण किससे बनाए जाते हैं। आपको ऑप्शन में रहेगा धब्बा रहित इस्पात या जंगरोधी इस्पात, या इसी को कहते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इससे बनाए जाते हैं। ठीक, दूसरा, विद्युत तार बनाने में, विद्युत तार बनाने में किस इस्पात का प्रयोग किया जाता है। निकिल इस्पात का, निकिल, ये भी क्वेश्चन आया है, निकिल इस्पात का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। एक तीसरा हमारा है, तीसरा देख लेते हैं, द्रुत गति यानी तीव्र गति से, द्रुत गति से चलने वाले इंजन का निर्माण टंगस्टन स्टील या इस्पात से किया जाता है, टंगस्टन स्टील से किया जाता है। ठीक है, चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, शल्य क्रिया के उपकरण धब्बा रहित इस्पात या जंगरोधी इस्पात से किया जाता है, जिसको स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। विद्युत तार बनाने में कौन से स्टील का प्रयोग किया जाता है, निकिल इस्पात का प्रयोग किया जाता है। द्रुत गति से चलने वाले इंजन का निर्माण, कोई भी इंजन हो जो तीव्र गति से चलता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन स्टील से किया जाता है। एक IMP फैक्ट इसका ये है कि लोहे को
उसके अयस्कों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? अपचयन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क से लोहे की जो प्राप्ति की जाती है या उसको अलग किया जाता है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन जाता है अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो विद्युत चुंबक हम बना रहे थे, पांचवा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के निर्माण में निकिल प्लस लोहा प्लस कोबाल्ट का प्रयोग। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से विद्युत चुंबक का प्रयोग, विद्युत चुंबक के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबक के निर्माण में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? निकिल, लोहा और कोबाल्ट, इन तीन चीजों का मिश्रण होता है जिससे हम जिससे हम जिससे हम विद्युत चुंबक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है छठवां। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए प्रयुक्त विधि को जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। यानी कि अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उस पर क्या किया जाता है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है या यसद लेपन कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको, मतलब ये चीज आपके लिए फैक्ट आईएमपी है कि यसद लेपन या जस्तीकरण मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है या उसको क्या नाम दिया गया है? तो जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए नमी, दो चीजें आवश्यक है। नमी होनी चाहिए, नमी और ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नमी और ऑक्सीजन। अगर लोहे में जंग लगना है तो उसके लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तब उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, और लोहे में जो जंग लगता है, जो एक परत लोहे के ऊपर जो चढ़ती है, जो भंगुर परत चढ़ती है, उसको क्या बोला जाता है? इसको भी आप नोट करके रखिएगा। लोहे में जंग लगने पर उसके ऊपर भंगुर परत जो उसका क्षय करता है, उसके ऊपर भंगुर परत बनता है, जिसे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फेरसफोरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको
याद रखनी है कि भैया लोहे में जो जंग लगता है तो उस पे किसकी परत बन जाती है, तो आपका ऑप्शन जाता है वो परत होती है फेरसोफोरिक ऑक्साइड की, जो लोहे को क्या करती है, धीरे धीरे लोहे का क्षय करती है। ठीक है, तो ये चीज आईएमपी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और है बहुत ही आईएमपी, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि जो ऑडियो और वीडियो कैसेट होती है, ठीक है, या जो टेप होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये भी चीज आईएमपी है। तो एक फैक्ट में इसको भी लिख लीजिए, 10वां वाला, ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड या फेरोमैग्नेटिक चूड़ का लेप चढ़ाया जाता है, का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी है। क्या ऑडियो और वीडियो के टेप पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो आपका ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, या इसी को फेरोमैग्नेटिक चूर्ण कहा जाता है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक दो फैक्ट और है लोहे से जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं लोहे से। ठीक है, इसको मिटाता हूं, क्योंकि लोहा वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगना तो लाजमी है। चलिए अब देख लेते हैं लोहे से संबंधित कुछ और आईएमपी फैक्ट जो बचे हुए हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटाइट की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि मैग्नेटाइट, लोहे की जो मैग्नेटाइट अयस्क है लोहे का, उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय होती है। एक क्वेश्चन यहां मैग्नेटाइट से ही पूछा गया है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की प्रतिशतता कितनी होती है, लोहे की प्रतिशतता, यानी कि मैग्नेटाइट अयस्क के हम कितने परसेंटेज लोहे को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है 72%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो कठोर कार्बन होता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, तीसरा वाला, कठोर कार्बन में कठोर स्टील में कार्बन 0.5% से कितना पाया जाता है, थोड़ा सा मिस हो रहा था, स्टील में 0.5% से
1.5% तक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें। मैग्नेटाइट की प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी होती है, आपको ऑप्शन जाता है अनुचुंबकीय होती है। क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे का प्रतिशत कितना होता है, मैग्नेटाइट अयस्क में तो 72% होता है। कठोर स्टील में कार्बन कितना होता है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 0.5% से 1.5% तक कार्बन होता है। ठीक है, तो लोहे से ये रहे कुछ IMP फैक्ट। ठीक है, आगे जैसे जैसे धातुओं के बारे में पढ़ाते चलेंगे, वन लाइनर पढ़ाएंगे, वहां पे एक दो चीजें और आती चली जाएंगी और जुड़ती चली जाएंगी, तो आप लोग टेंशन कृपया न लें। अब चलते हैं हम लोग अगली धातु की तरफ। ठीक, ये है हमारी तीसरी धातु यूरेनियम। तो सबसे बड़ा फैक्ट यहां से चला आता है कि यूरेनियम क्या है, एक रेडियोधर्मी तत्व या धातु है। क्या है, यह एक रेडियोधर्मी तत्व या धातु है। ठीक है, अब इसका भी अयस्क हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से कई बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेनियम की प्राप्ति निम्न में से किस अयस्क से होती है। तो इसकी प्राप्ति मुख्य रूप से पिंच ब्लेड अयस्क से होती है। और भी है, लेकिन सिर्फ पिंच ब्लेड को आप याद करिए, यही IMP है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चूंकि रेडियोधर्मी तत्व है, इसलिए इसका प्रयोग मेनली कहां पे किया जाता है, तो नाभिकीय कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में वगैरह में। तो अगर हम बात करें इसका प्रयोग नाभिकीय भट्टियों में, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए तथा परमाणु बम के निर्माण में, ठीक है, तो ये चीज बहुत ही IMP है। एक फैक्ट इसका ये है कि इसके यौगिक यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में होता है। बहुत ही IMP फैक्ट है, इस पे एक बार फिर से चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जरूरी है। यहां से आते हैं यूरेनियम। अब अगली धातु क्या है, यह एक रेडियोधर्मी तत्व या धातु है, IMP। ठीक है, इसकी प्राप्ति, ये वाला तो बहुत ही IMP है, कौन सा अयस्क से प्राप्त किया जाता है, मुख्यतः तो पिंच ब्लेड अयस्क इसकी प्राप्ति करी जाती है। इसका प्रयोग नाभ की भट्टियों में किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में या परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका एक यौगिक है जिसका नाम है यूरेनियम कार्बाइड। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है यूरेनियम कार्बाइड का। या हैबर विधि क्या होता है, या अमोनिया उत्पादन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, ये तीन चीजें, यूरेनियम कार्बाइड और हैबर विधि और अमोनिया, ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी अगली चीज पर अगर चलें तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक।
समस्थानिक है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। यहां से पहला अगर बात करें तो पहला है यूरेनियम, यूरेनियम 233, यूरेनियम 233, एक मिनट सॉरी, यूरेनियम 234। देखिए यूरेनियम के जितने भी समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, उसमें जो पहला समस्थानिक यूरेनियम 234 है, इसकी सबसे मेन विशेषता क्या है कि यह प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में। लगभग कितना, तो 0.006% ही पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम का जो समस्थानिक 234 है, अगर क्वेश्चन करे कि यूरेनियम के निम्न समस्थानिकों में सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है यूरेनियम 234 पाया जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कितने परसेंटेज पाया जा रहा है, 0. इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा, 0.006% ही पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे समस्थानिक की अगर बात करें, दूसरा समस्थानिक हमारा है यूरेनियम, यूरेनियम 233। ठीक है, इसका प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, परमाणु ईंधन के रूप में। ठीक है, अगर प्रकृति में इसकी प्रतिशतता अगर देखी जाए तो इसकी प्रतिशतता है लगभग, ये पाया कितना जाता है, पाया जाता है लगभग 0.71%, सिर्फ इतना ही ये पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम 234 और यूरेनियम 233 को हमने देख लिया। अब अगला वाला जो सबसे आईएमपी है वो है यूरेनियम 238। तीसरा यूरेनियम 238। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यूरेनियम जो 238 होता है, ये रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का नहीं होता। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी नहीं है, रेडियोधर्मी नहीं, और सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में यही प्राप्त किया जाता है। लगभग कितना, 99.25% तक पाया जाता है। तो यूरेनियम के हमने 3 समस्थानिक देख लिए, यूरेनियम 234, यूरेनियम 200 सॉरी यार, पढ़ाते समय थोड़ा डिस्टर्ब, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे कि यूरेनियम के निम्न समस्थानिकों में से सबसे कम प्रकृति में कौन सा पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है यूरेनियम 234। ठीक है, यूरेनियम के नाभिकीय कार्यों में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिएक्टरों में किस यूरेनियम के किस समस्थानिक का मेनली प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु ईंधन के रूप में। ठीक है, इसकी प्रतिशतता 0.71% है। ठीक है, यूरेनियम 238 की अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन करें कि यूरेनियम के निम्न समस्थानिकों में कौन सा समस्थानिक ऐसा है जो कि रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का नहीं है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि यूरेनियम 238 जो है रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का नहीं होता है, यानी कि इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में नहीं किया जाता है। और मेन चीज क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में
यही पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद करके रखनी है। देखिए आप 99.25% तक ही पाया जा रहा है, ये 0.71% तक पाया जाता है, यानी 0.006% तक पाया जाता है। यानी कि अगर हम क्रम से देखें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 पाया जाता है प्रकृति में, फिर यूरेनियम 235 पाया जाता है, फिर यूरेनियम 234 पाया जाता है। यूरेनियम को ही आशा की धातु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किसको आशा की धातु कहा जाता है, तो इसे आशा की धातु कहा जाता है, आशा की धातु। ठीक है, तो यूरेनियम से इतनी चीजें हम लोगों को याद करके रखनी है, क्वेश्चन हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा थोरियम को देख लेते हैं। थोरियम, बाकी ज्योग्राफी के चैप्टर में इस पर वीडियो बनेगा कि जितने भी धातुएं हैं उसमें भारत की उपलब्धता क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे कौन से हैं, विश्व में भी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान किसका है, परसेंटेज में कौन ज़्यादा है, ये तो अलग से चैप्टर बनेगा। साइंस में, साइंस का चैप्टर ये नहीं है, ठीक है। साइंस के चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी चौथी धातु जो है वो है थोरियम। ठीक है, ये भी एक क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है या धातु है, रेडियो धर्मी तत्व या धातु। अगर प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग भी नाभिकीय कार्यों में होता है, नाभिकीय कार्यों में मेनली ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, थोरियम के भंडार हमारे यहाँ केरल, केरल की मिट्टी या बालू में इसके अयस्क की अगर बात करें तो इसका अयस्क क्या है, किस अयस्क से इसकी प्राप्ति होती है, तो इसका अयस्क है मोनाजाइट। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि थोरियम की प्राप्ति निम्न से किस अयस्क से की जाती है, तो आपका ऑप्शन जाता है मोनाजाइट अयस्क से करी जाती है। ठीक है, और ये मेनली भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है केरल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको, ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं पांचवें पर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से भी क्वेश्चन खूब उठ करके आता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, हाइड्रोजन थोड़ा सा हल्का सा लंबा चैप्टर है, तो इस पर चर्चा कर लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते रहे हैं। तो हाइड्रोजन से जितनी भी आईएमपी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए पहला फैक्ट इससे बन जाता है कि यह एक गैसीय अधातु है, अधातु है। ठीक है, दूसरा फैक्ट इससे बनता है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इसका स्थान विवादास्पद है, विवादास्पद है। तीसरा बन जाता है कि इसे आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व भी कहा जाता है, प्रथम तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा फैक्ट है इसे भविष्य का ईंधन, ईंधन या आदर्श ईंधन भी कहा जाता है।
क्योंकि इससे पॉल्यूशन की संभावना काफी कम होती है। आदर्श ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है। पांचवा, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक। अगला छठा, इसके 3 समस्थानिक हैं। अभी हमने यूरेनियम के 3 समस्थानिक देखे, अब इसके देख रहे हैं। इनके 30 समस्थानिक हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? अगर पहले की बात करें तो पहला है प्रोटियम। बस इससे इतना याद करके रखिए कि प्रोटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और इसे हल्का हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसे हल्का हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा समस्थानिक इसका बहुत ही आईएमपी है, जिसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं। ड्यूटीरियम। ठीक है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। तो भारी हाइड्रोजन इसको ड्यूटीरियम को कहा जाता है। और इसकी खोज किन लोगों ने की थी? इसकी खोज 3 लोगों ने करी थी। तीनों का नाम बहुत ही आईएमपी है। भारी हाइड्रोजन की खोज, ड्यूटीरियम की खोज किसने करी थी? तो इनका नाम हम लोग लिख लेते हैं कि खोज की अगर बात करें तो खोज से 3 लोग जुड़े हुए हैं भारी हाइड्रोजन के। एक है यूरे, एक है ब्रिकवर्ड और एक है वह मर्फी। ठीक है। अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ट्रेसर व मंदक के रूप में। ठीक है। थोड़ा देखें वीडियो को एक बार, सही चल रहा है। हाइड्रोजन का ब्लास्ट समस्थानिक देख लेते हैं, जिसका नाम है ट्राइटियम। तीसरा समस्थानिक देखते हैं, जिसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है। तो यहां से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी चीजें मैंने बताई हैं वहां से क्वेश्चन आता रहता है। चलिए शुरू से एकदम देख लेते हैं। थोरियम हो गया है। हाइड्रोजन से देखते हैं, यह एक गैसीय अधातु है। ठीक है। ये क्वेश्चन आईएमपी है। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? विवादास्पद है। क्वेश्चन करें कि आवर्त सारणी में निम्न में से किस अधातु का या किस तत्व का या मतलब किस गैस का स्थान विवादास्पद है, तो आपका ऑप्शन जाता है हाइड्रोजन का। इसे आवर्त सारणी का प्रथम तत्व भी कहा जाता है। किसको प्रथम तत्व कहा जाता है? आपका ऑप्शन जाएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन या आदर्श ईंधन किसको कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपका ऑप्शन जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन काफी कम होता है। ठीक है। और आवारा तत्व की संज्ञा किसको प्रदान की गई है? तो आपका ऑप्शन जाता है हाइड्रोजन को प्रदान की गई है। इसके कितने समस्थानिक हैं? आपके ऑप्शन है 3 समस्थानिक है। एक है, आपको तीनों आपको याद करके रखना है। एक है प्रोटियम को हल्का हाइड्रोजन कहा जाता है, एक भी आपको याद करके रखना है। फिर दूसरा क्या है? ड्यूटीरियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है ड्यूटीरियम, इसको भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, ये भी याद करके रखना है। खोज किसने करी थी? तो यूरे ने, ब्रिकवर्ड ने और मर्फी ने भारी हाइड्रोजन की खोज करी थी, 3 लोगों ने। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में ट्रेसर के रूप में और मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसका एक जो होता है ट्राइटियम,
ट्राइटियम इसका क्या है, समस्थानिक है। तो इसके तीनों समस्थानिकों का नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन में 2-3 फैक्ट और आईएमपी है। जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का प्रयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है। धातुओं को काटने व जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है कि ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला मतलब निम्न में से किसका प्रयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला करके जिस ज्वाला का निर्माण किया जाता है उससे धातुओं को काटा और जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही आईएमपी है, तो इसको आप याद करके रखेंगे। और दूसरा फैक्ट इसका ये है कि द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट, टारपीडो एवं पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। दोनों को आपको ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का प्रयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है, और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट, टारपीडो, पनडुब्बी आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन का प्रयोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन से इतनी सारी चीजें आप याद करके रखेंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन मिस होने नहीं नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, निकिल का प्रयोग उत्प्रेरण के रूप में हाइड्रोजन की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। जिसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद करके रखना है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन के साथ निकिल क्या करता है, उत्प्रेरण का काम करता है, और इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी क्रिया द्वारा किया जाता है। इसका निकिल का नाम आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब एक बार मिटाते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देख लेते हैं। इसके बाद इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर तीसरे वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ, जो कि बहुत ही आईएमपी है।
पांचवा हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से बहुत ही आईएमपी फैक्ट, ऑक्सीजन बहुत ही आईएमपी है हमारे लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी, इसलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो ऑक्सीजन से सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फैक्ट बन जाता है, खोज किसने करी? खोज प्रिस्टले ने। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ये प्रिस्टले वाले में। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा फैक्ट हमारा जाता है, इसे प्राणवायु, इसे प्राणवायु या जीवनदायिनी दायिनी गैस भी कहा जाता है। गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट हम देखें, वायुमंडल में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग 21 है, 21% है, जिसको अगर हम एग्जैक्ट अगर लिखना चाहें तो 20.95% के लगभग इसकी प्रतिशतता लगभग है वायुमंडल में। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के बाद है। नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका ऑप्शन जाता है ऑक्सीजन है। ठीक है, चौथा अगर देखें तो प्रकृति में, प्रकृति में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगभग 'प्रकृति में ऐसे लिखते हैं, संपूर्ण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों द्वारा उत्पादित हुआ। अगला फैक्ट इससे बन जाता है पांचवा, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम नील हरित शैवाल, नील हरित शैवालों ने ऑक्सीजन को उत्पादित किया। ठीक है, अगला छठवां फैक्ट देखें, संपूर्ण पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में, मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तत्व है, इस परसेंटेज को हमको याद करके रखना है, लगभग 46.8%। ठीक है, अगला फैक्ट इससे देखें, सातवां, ऑक्सीजन का प्रयोग रोगियों, गोताखोरों
खोरों आदि द्वारा किया जाता है, किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो रोगियों को दिए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए, या जो गोताखोर होते हैं जो सिलेंडर लेकर के पीठ पर जाते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए उसमें हीलियम मिलाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रोगियों और गोताखोरों या हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन दिया जाता है वह किसका मिश्रण होता है, किन किन चीजों का। तो आपको ऑप्शन जाता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। इन दोनों के मिश्रण से ही मिश्रण होता है जो श्वसन क्रिया में सहायता करता है या श्वसन क्रिया में प्रयोग किया जाता है, गोताखोर हो चाहे रोगी हो हॉस्पिटलों में। ठीक है। अब पीछे मैंने 8वें फैक्ट में आईएमपी जो किया था कि ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है, धातुओं को काटने व जोड़ने में किया जाता है। ठीक है। तो इतने फैक्ट ऑक्सीजन से आप लोग देखिए, यहां से हम लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करके देख लेता हूँ कि कंफ्यूजन वो पिस्टले या शीले में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सॉरी पिस्टले नहीं शीले है, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। शीले, ठीक है, शीले है। तो ये चीज हमको क्लियर करके रखना है। देखिए, खोज किसने करी थी? शीले ने करी थी। इसे प्राणवायु और जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको कितना है? 20.95% के करीब है, यानी 21% के करीब है। ठीक है, ये चीज हो गया। प्रकृति में संपूर्ण ऑक्सीजन जो की उत्पत्ति हुई या पैदा हुई कैसे? हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों द्वारा उत्पादित हुआ था। और अगर सर्वप्रथम बात करें कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन प्रकृति में आई कैसे, तो नील हरित शैवालों द्वारा। ठीक है, नील हरित शैवालों ने ऑक्सीजन को उत्पादित किया श्वसन क्रिया के माध्यम से। संपूर्ण पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कितना? 46.8% यही पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग रोगियों, गोताखोरों आदि द्वारा किया जाता है। और ये जो रोगियों को और गोताखोरों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ये ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, और नवा फैक्ट इससे देख ले कि ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। ठीक है, तो मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन रहता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये भी चीज यहाँ से आईएमपी है। बाकी एक दो चीजें और ऑक्सीजन से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीजन से और क्वेश्चन क्या बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे द्रवित हाइड्रोजन का इस्तेमाल या द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे थे? रॉकेट में ईंधन के रूप में कर रहे थे, टारपीडो में कर रहे थे, पनडुब्बी में कर रहे थे। उसी तरह से द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग
द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग, द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद करके रखना है। ठीक, अगला एक फैक्ट है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के औद्योगिक रूप से उत्पादन की तकनीक को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, उसी प्रकार से ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। बस इतनी चीज अब हमको याद करके रखनी है कि ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लगभग उसको हम लोगों ने देख लिया। द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के औद्योगिक रूप से उत्पादन की तकनीक को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ऑक्सीजन के भी कितने समस्थानिक हैं? तो हमारा ऑप्शन जाता है 3 समस्थानिक है। तो ऑक्सीजन से लगता है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आप द्रवित इसको कर लीजिए, द्रवित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के औद्योगिक रूप से उत्पादन की तकनीक को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन को देखने के बाद वीडियो काफी लंबा जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करेंगे। चलिए नाइट्रोजन को देखते हैं। तो हमारा अगली गैस जो है, जो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, इसकी खोज किसने करी? तो आपका ऑप्शन जाता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। यहां से दूसरा पॉइंट बन करके चला आता है कि वायुमंडल में या कितना परसेंटेज इसका विद्यमान है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका परसेंटेज भी हमको याद करके रखना है, 78%। कितना परसेंटेज पाई जाती है वायुमंडल में? 78% तक पाई जाती है। ठीक, तीसरा फैक्ट की अगर बात करें तो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग बैलों के वीर्य को संरक्षित रखने में किया जाता है, संरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, अगला इससे फैक्ट है चौथा,
जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में चलिए थोड़ा सा फैक्ट, बस 1 मिनट का फैक्ट मिस हो गया था मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण, तो इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड फोर्ड ने करी थी। ये वाली चीज आईएमपी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78%। द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग बैलों के वीर्य को संरक्षित करने में किया जाता है। जीव जंतुओं वनस्पतियों में नाइट्रोजन किस रूप में संचित रहता है? तो आपका ऑप्शन जाता है प्रोटीन के रूप में संचित रहता है। नाइट्रोजन का प्रयोग वायुयान, जो हवाई जहाज है उनके टायरों को भरने में किया जाता है। किसका प्रयोग? नाइट्रोजन का। ठीक है। यूरिया में लगभग 46% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पढ़ा जाएगा। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रयोग उच्च तापमापन में किया जाता है। अधिक वैसे तो निम्न तापमापी में हम लोग पारे का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उच्च ताप को मापना हो तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे नाइट्रोजन से कुछ आईएमपी फैक्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। फिर तीसरे वाले में कुछ और आईएमपी धातु अधातु आएंगी और कुछ गैसें आएंगी जिनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।